दोस्तों, परिजनों, मित्रों और बच्चों, आज के इस ह्यूमन वैल्यूज़ के 18वें अंक में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स के प्रोग्राम के जो उनका सिलेबस है उसका जो 5th यूनिट है उस पर चर्चा करने की शुरुआत कर रहे हैं। और सिलेबस पहले मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको और स्पष्ट रहे। Implications of the above holistic understanding of harmony on professional ethics. Implications of the above जो अब तक चारों यूनिट में था, holistic understanding of harmony on professional ethics. जो हम लोगों ने अब तक ह्यूमन वैल्यूज़ की समझ विकसित की है, हार्मनी की समझ विकसित की है, शरीर और उसमें जो चेतना है उसके जो हार्मनी की समझ विकसित की है, फिर व्यक्ति और परिवार जब एक्सटेंशन होता है तो उसके बीच, व्यक्ति और परिवार के बीच जो हार्मनी की समझ विकसित की, व्यक्ति और समाज के बीच जो हार्मनी है उसकी समझ विकसित की, और व्यक्ति और प्रकृति के बीच जो हार्मनी है उसके बीच जो समझ विकसित की। उस समझ का प्रोफेशनल एथिक्स में जहां हम काम करते हैं उसमें क्या उपयोग है, एक तो ये है। इम्प्लिकेशंस, उसके क्या डिफरेंट डायमेंशंस एंड एस्पेक्ट्स हैं वो है। इम्प्लिकेशंस ऑफ द अबव होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी ऑन प्रोफेशनल एथिक्स। अगला है नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यूज़ में जो नेचुरल एक्सेप्टेंस, क्या ऐसी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं जो नेचुरली एक्सेप्टेड हैं, जो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड हैं, जो हम स्वयं सिद्धा हैं, जिसको कह लीजिए, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वह हैं। तो वो नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस में यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस भी आता है जो सबके लिए सर्व स्वीकार्य है। आप किसी भी देश में हो, किसी भी समय में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी कोई भाषा भाषी हो, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, धरती पर अगर वो है तो उसके लिए वो नेचुरली स्वीकार्य ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। ऐसे ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हैं? नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ कौन कौन से हैं, और वो यूनिवर्सल सार्वभौमिक ह्यूमन वैल्यूज़ पे की तलाश होनी चाहिए, उन पे चर्चा होनी चाहिए, उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा जो आर्टिफिशियल जो सीमित तरीके के हैं उनसे हमको अपने को अलग करना चाहिए, क्योंकि वो लड़ाई के कारण बनते हैं। और जो नेचुरल एक्सेप्टेंस के हैं, जो सार्वभौमिक हैं, वो जोड़ने वाले होते हैं। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, डेफिनेटनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, जो हमारा ह्यूमन कंडक्ट होगा, डेफिनेटनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, जो हमारा एथिकल कंडक्ट होगा वो डेफिनेट होगा। इस पे भी आगे चर्चा होगी। बेसिस फॉर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, जो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन है उसका आधार क्या होगा, चर्चा उस पर भी होगी। ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस का हो, चाहे देश का हो, चाहे सारे देशों की ये समिति यूनाइटेड नेशंस का हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर के लिए होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर होना चाहिए। इस पर चर्चा होगी। फिर कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स में हमें कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर, लेकिन वो कैसे? एबिलिटी टू यूटिलाइज द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस फॉर ऑगमेंटिंग यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। हमारी जो एबिलिटी है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस यूटिलाइज करने की, उपयोग में लाने की, वह ऐसा होना चाहिए कि जो पूरे वर्ल्ड में जो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर है, सार्वभौमिक मानवीय मूल्य हैं, उनको बढ़ाने के लिए, ऑगमेंट करने के लिए, ऑगमेंटिंग, बढ़ाना। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली
प्रोडक्शन सिस्टम्स, टेक्नोलॉजीज एंड मैनेजमेंट मॉडल्स। हमें इतनी एबिलिटी पैदा करनी है कि हम उसके द्वारा ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारा क्या स्कोप है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और किसके लिए पीपल फ्रेंडली, जो सारे मनुष्यों के लिए फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली, इकोलॉजी के हिसाब से फ्रेंडली हो, ऐसे प्रोडक्शन सिस्टम्स, ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसी तकनीक और ऐसे मैनेजमेंट मॉडल्स, ऐसे प्रबंध सबके उसके मॉडल्स। तो ये करना है। फिर केस स्टडीज ऑफ टिपिकल होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज। होलिस्टिक संपूर्णता को ध्यान में रखते हुए डेवलप होने वाली टिपिकल जो होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज क्या क्या हैं, मैनेजमेंट मॉडल्स क्या हैं एंड प्रोडक्शन सिस्टम्स क्या हैं, इनकी केस स्टडीज। कुछ केस स्टडीज भी हम लोगों को इसमें समझने की ज़रूरत है, ढूंढने की ज़रूरत है कि जो होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज, मैनेजमेंट मॉडल्स और प्रोडक्शन सिस्टम्स, यानी कि होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज, होलिस्टिक प्रोडक्शन सिस्टम्स एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट मॉडल्स जो अपना रहे हैं, ऐसी केस स्टडीज़ की भी हम लोगों को ज़रूरत है, स्टडी करने की ज़रूरत है। स्ट्रेटजी फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेट टू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं ट्रांजिशन के लिए फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेट, जहां हर आदमी अपने बारे में सोच रहा है, सीमित दायरे में सोच रहा है, अपनी जात के बारे में सोच रहा है, अपने क्षेत्र के बारे में सोच रहा है, अपने धर्म के बारे में सोच रहा है, या अपने समूह के बारे में सोच रहा है, या केवल अपने प्रोफेशन के बारे में सोच रहा है, उससे आगे बढ़ करके यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, पूरा सार्वभौमिक मानवीय मूल्य स्थापित हों धरती पर, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज होंगी। और वो भी दो हिस्सों में। एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लेवल पे ये कैसे होगा, एज सोशली एंड इकोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट एंड मैनेजर्स। इंडिविजुअल के लेवल पे ये कैसे होगा कि जो भी प्रोफेशनल डेवलप हो रहे हैं वो सोशली और इकोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल हों, चाहे इंजीनियर्स हों, टेक्नोलॉजिस्ट हों, मैनेजर्स हों, फार्मासिस्ट्स हों, जो भी। और दूसरा, एट द लेवल ऑफ सोसाइटी एज म्यूचुअली इनरिचिंग इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। सोसाइटी में म्यूचुअली इनरिचिंग एक दूसरे का संवर्धन करते हुए, एक दूसरे को और खुशहाल और सशक्त बनाते हुए कैसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए जाएं, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप किए जाएं, ये इस पे चर्चा। तो ये सारा सिलेबस है, बहुत बढ़िया सिलेबस है, और ये लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट है, जिस पे हम लोग अब आगे के 2-3 लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। तो सिलेबस बहुत अच्छा है। आपको इस बात की बधाई कि इतने अच्छे सिलेबस के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इतने अच्छे सिलेबस को। बहुत सारी चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तमाम सारे पॉइंट्स बनाता हूँ कि सिलेबस पे इसके हिसाब से क्या क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना है। तो मुझे आशुतोष जी और उनके मित्रों ने एक तरह से काफ़ी होमवर्क दे रखा है, जिससे मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम जो भावगंगा है वो तो ऐसे ही बहती रहती है, उसमें कुछ सोचना नहीं रहता, आके बैठ जाता हूँ। लेकिन ह्यूमन वैल्यूज़ और एथिक्स के प्रोग्राम में आधे से 1 घंटे तक दिन में किसी समय, जिस दिन भी प्रोग्राम होता है, उस दिन कुछ ना कुछ जॉट डाउन करना पड़ता है। तो जो सबसे पहला है कि ये जो हम लोगों ने अब तक ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा, उसका प्रोफेशनल एथिक्स पे क्या असर होगा, क्या असर होना चाहिए। तो हमने ह्यूमन वैल्यूज़ में पढ़ा बेसिकली यूनिवर्सल, या जो मैंने बार बार कहा, जो कोर है, अगर वो आपने समझ लिया तो ह्यूमन वैल्यूज़ के जितने डायमेंशंस हो सकते हैं, और भी 2-4 यूनिट्स होती तो वो सब उसी से कवर हो जाती। कि बेसिक सूत्र है संवेदना, सेंसिटिविटी, दूसरे के सुख दुख को अपना समझना। और वही दूसरे के सुख दुख को अपना समझना की शुरुआत एक्सटेंडेड बॉडी का प्रिंसिपल, वो जब फैलता है
वो जब विस्तार होता है तो फिर जहाँ जहाँ की संवेदना आपको महसूस होती है वहाँ वहाँ तक आपकी एक्सटेंडेड बॉडी हो जाती है। और इस चिंतन से, इस योग से आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स और उसके में जो कुछ है, चाहे वो चेतना हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे समय हो या तरंगे हों, ऊर्जाएं हों, जो कुछ है इस एग्जिस्टेंस में, इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस में, पता नहीं कितने समय से चल रहा है और कहाँ तक चलेगा, टोटलिटी, सम टोटल, होलिस्टिक यही है, जो संपूर्ण काल समय, जो संपूर्णता है, एग्जिस्टेंस है, वह एक विराट जीवंत शरीर है। वह एक विराट जीवंत शरीर है और हम उसके जीवंत अंग हैं। यही वह कोर है, ये अंडरस्टैंडिंग वह कोर है, वह बीज तत्व है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर अपने आप ह्यूमन वैल्यूज, इथिक्स सब फ्लो करने लगेगा। बार बार मैंने कहा है कि अगर ये हाथ इस शरीर से जुड़ा हुआ है, इससे जीवंत रूप से संवेदनशील है, संवेदनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, तो इस हाथ को कभी सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम शरीर के साथ कैसा व्यवहार करो, ऑटोमेटिक करेगा। तो अगर वह यूनिवर्सल संवेदना, सर्वव्यापी संवेदना हमारी डेवलप हो जाती है, सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, कनेक्टिविटी डेवलप हो जाती है, वह ध्यान में, कर्म में आ जाती है, तो कुछ भी हमें सिखाने पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब ऑटोमेटिक होगा। तो अब तक हमने जो ह्यूमन वैल्यूज़, विजय राय जी सादर प्रणाम कह रहे हैं, आशुतोष मिश्रा जी भी प्रणाम कह रहे हैं, और सब लोग सामने हैं, सबको हमारा भी अभिवादन। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग सामने रहते हैं और बीच बीच में कभी कभी प्रश्न भी पूछते हैं, कभी कमेंट भी करते हैं, तो उससे बातचीत और जीवंत होती जाती है। तो हम लोग कह रहे थे कि वो जो विराट संवेदना है, उससे जो ह्यूमन वैल्यूज हमारे अंदर डेवलप होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं और वही यूनिवर्सल होते हैं। वो जो आगे है ना कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, वह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। वह संवेदना के द्वारा जो हमें समझ, संबंध या जो मानव मूल्य डेवलप हो रहे हैं, उसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है, उसमें स्थान का कोई अंतर नहीं है, वह यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है उसका। और उसी चीज को एज सच, उन्हीं सिद्धांतों को जब हम जहां भी जिस प्रोफेशन में हैं अगर उसमें अप्लाई करने लगते हैं, जिस बिजनेस में है, जिस प्रोफेशन में है, वहां अप्लाई करने लगते हैं, तो वही प्रोफेशनल एथिक्स हो जाता है। कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी बदलाव नहीं है, कुछ भी आर्टिफिशियलिटी नहीं है। जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ह्यूमन वैल्यूज के लिए है, वही यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस प्रोफेशन में भी है, एथिक्स में भी है। कहीं कोई अंतर नहीं है, एकदम वही चीजें हैं। और वही एक सक्सेसफुल लाइफ है, वही एक फ्रूटफुल लाइफ है कि हम संवेदनात्मक रूप से सबसे जुड़े रहें। यह हाथ संवेदनात्मक रूप से अगर शरीर से जुड़ा है तो यही उसकी सार्थकता है, फ्रूटफुलनेस है, यही इसका प्रोफेशनल इथिक्स है, यही इसके वैल्यू है, हैंड वैल्यू है, जो भी कह लीजिए। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं है, ये हाथ इस शरीर से संवेदनात्मक जुड़ाव नहीं महसूस करता, ये केवल अपने से ही सीमित रह जाता है, तो यह इसका लकवापन है। जब इसको पैरालिसिस हो जाएगी तब ऐसा होगा। इसी तरह से जो लोग संपूर्णता से जुड़ाव नहीं महसूस कर रहे हैं, वह मानसिक रूप से पैरालाइज्ड हैं, मेंटली पैरालिटिक हैं, मानसिक रूप से उनको लकवापन है, उससे उबरना होगा। और यही चीज़ अगर हमने ह्यूमन वैल्यू समझ लिया और ये कहा कि प्रोफेशन अलग है, वहाँ की वैल्यूज अलग हैं, वहाँ की एथिक्स अलग हैं, हमारे परिवार के साथ, समाज के साथ, देश के साथ, प्रकृति के साथ तो और वैल्यूज हैं, लेकिन प्रोफेशन में कोई दूसरा है,
और वो वहाँ का ऐसा ही चलता है, अगर ऐसा सोच लिया तो फिर वो वहाँ इथिक्स नहीं है, प्रोफेशनल इथिक्स नहीं है, वह तो फिर आपकी दोहरी पर्सनालिटी है, आपका मानसिक लकवापन है, मेंटल पैरालिसिस है, ये उससे उबरना होगा। तो ये होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, हार्मोनी, यही बेस है जो हम लोगों ने पिछले 4 यूनिट्स में जो कुछ पढ़ा है, सीखा है, सुना है, कहा है, वो सारी की सारी चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं प्रोफेशनल एथिक्स में। अब नेचुरल एक्सेप्टेंस पहले भी चर्चा किया था, लेकिन यहाँ पर नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एक बार फिर, ये पहले चैप्टर में भी था, पहले यूनिट में भी था, यहाँ भी है, तो उसके बारे में रिमाइंड करा देना अच्छा है कि जो सहज स्वीकार्य हो, प्राकृतिक रूप से स्वीकार्य हो, और प्राकृतिक रूप से स्वीकार्यता के साथ हमारे में कौन आता है? बच्चे। जो बच्चे हैं उनमें सारे गुण, उनका जो विकास होता है वो शुरुआत में तो नेचुरल जो गुण हैं उसके आधार पे होता है, बाद में वो नकल करके हमारे सिखाने पढ़ाने से उसमें बहुत बहुत परिवर्तन आने लगते हैं कि, लेकिन इनिशियल जब उनके इंस्टिंक्ट्स से जब आता है, जो इंस्टिंक्ट से जो चीज़ें आती हैं वो नेचुरल हैं, वही नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि जो चीज़ें नेचुरली होती हैं। तो बच्चे में समदर्शिता, प्यार, जुड़ाव, ये सब अपने आप होता है, उसको सिखाने पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर बच्चे को आप कोई चीज़ दे दीजिए 1.5 साल 2 साल के बच्चे को, तो वो भेद नहीं करेगा मम्मी पापा को देना है, नौकर को नहीं देना है, वो सबको बराबर भाव से बांट देगा। या अगर उसको उन लोगों से लेना है तो सबसे एक ही भाव से ले लेगा, वो कोई भेद नहीं करता। ये भेद वाली दृष्टि ये हम सिखाते हैं एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री। लेकिन जो बच्चा इनबॉर्न होता है वह नेचुरल तरह से जीने लगता है, जीता है, नेचुरल टेंडेंसीज होती, जो नेचुरल टेंडेंसीज हैं वही नेचुरली एक्सेप्टेड है, वही यूनिवर्सल है। तो बच्चों में पैदाइशी होती है, और इसी पर मैंने शायद एक कहानी का जिक्र किया था टॉलस्टॉय की, कि चिल्ड्रन आर बेटर देन द ग्रोन अप्स। कहानी वही थी कि 2 बच्चे खेल रहे थे, प्यार भी बच्चों में आपस मतलब नेचुरली होता है, वो भेदभाव नहीं करते, वो सहज रूप में अगर लड़ाई भी हुई तो लड़ लिया और फिर भूल गए, वो उसको दिमाग में नहीं रखते हैं। दिमाग उनका डस्टबिन नहीं होता है, दिमाग उनका फ्लावर पॉट होता है, नई नई चीज़ों को सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए, खेलने के लिए। एक छोटा बच्चा कमरे के हर चीज़ को एक्सप्लोर कर डालेगा, वो नेचुरल टेंडेंसी है, वो नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि बच्चा एक्सप्लोर करेगा। जो कम चीज़ें हम लोगों ने कभी नहीं देखी होंगी, ध्यान दी होंगी, रोज़ देखते हैं, उन पर बच्चा ध्यान देगा। एक दिन मेरी छोटी बेटी 2.5-3 साल की, मेरे ऑफिस, घर और ऑफिस गोरखपुर में बगल बगल में था, कॉलोनी पीछे थी, वो आ गई ऑफिस में। अब उसने ऐसे ऐसे सवाल पूछने शुरू किए कि फाइल का रंग इस तरह का क्यों होता है, और इसमें ये फीता क्यों बांधा जाता है, फीता लाल रंग का क्यों होता है, ये 2 अलमारियों में क्या रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, और ये घंटी क्यों है, घंटी बजाने से वही आदमी क्यों बाहर आता है, घंटी बजाने की क्या ज़रूरत है। मतलब उस कमरे के एक एक सवाल को इतना पूछा, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जो हमने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया था, सालों वहाँ बैठा हुआ था, लेकिन उसने ऐसा पूछा। तो बच्चे इतनी गहराई से देखते हैं और वो मेमोराइज हो जाता है। इनफाइनाइट मेमोरी और इनफाइनाइट ब्रेन का इस्तेमाल बच्चे करते हैं, कोई उन पे बंधन नहीं होता। हम फिर सेलेक्टिव व्यूइंग करने लगते हैं, एक सेलेक्टिव देखना शुरू कर देते हैं,
संपूर्णता में नहीं देखते हैं। हमको सिखाया जाता है कि चिड़िया की आंख ही देखना है, फिर चिड़िया और पेड़ और ये सब कुछ नहीं देखते हैं। तो इसलिए वो जो बच्चों में नेचुरल एक्सेप्टेंस के सारे गुण होते हैं, उसी को बचाए रखना है। यही सबसे बड़ा ह्यूमन वैल्यूज और प्रोफेशनल एथिक्स का लेसन है कि हम वो अपना बचपना जिंदा रखें। हम अपने अंदर का जो बच्चा है उसे बड़ा भी ना होने दें और ना मरने दें, वो जिंदा रहे, तो हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस भी जिंदा रहेगा, वो बच्चा बना रहे। इस पर मैं एक छोटी सी अपनी कविता सुनाऊंगा। 4 लाइन 5 लाइन की है, लेकिन बच्चों के उन क्षमताओं पर और बच्चों के नेचुरल एक्सेप्टेंस पर बहुत प्यारी कविता है। शिशु शिशु तो ईश्वर था, वो संपूर्णता से ताजा ताजा आया था। धीरे धीरे सीमितता हम उसको सिखाते पढ़ाते हैं। अगर समाज और व्यवस्थाएं सीमितता सिखाना बंद कर दें, बच्चे को वैसे ही नेचुरल रूप से ग्रो कर लेने दें, तो फिर ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। नेचुरल है, नेचुरली है उनमें। तो शिष्य तो ईश्वर था, वो संपूर्णता से जुड़ा हुआ था, संपूर्ण ब्रह्मांड को से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था, उसे रियलाइज कर रहा था, और वही कनेक्टिविटी, वही अभेद दृष्टि के साथ था। शिष्य तो ईश्वर था। माहौल, परिवेश या संस्कारों ने उसे आदमी बना लिया। शिशु तो ईश्वर था, माहौल, परिवेश या संस्कारों ने उसे आदमी बना लिया। शिशु के पास तो संबंधों, भावों, जुड़ावों का अनंत आकाश था। शिशु के पास तो संबंधों, सबसे जुड़ाव महसूस करता था, वह सबसे जुड़ाव महसूस करता था। तो शिशु के पास तो संबंधों, भावों, जुड़ावों का अनंत आकाश था, या एक ही तरह का व्यवहार करता था। बहुत बच्चे होते हैं, बहुत अनचिन मनाते हैं, वो माँ के साथ अलावा किसी के पास नहीं जाते, माँ या पिता के या जो भी जो 2-3 लोग जिनके साथ वो रोज रह रहा है, उसके अलावा किसी के पास नहीं जाएंगे। एक भाव रखेंगे, व्यवहार करेंगे, दोहरा नहीं कि एक्स आए तो दूसरा व्यवहार, वाई आए तो दूसरा व्यवहार। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो चाहे जो आए सबसे के पास चले जाते हैं, तो वह समदर्शिता वो होती बच्चों में। शिशु के पास तो संबंधों, भावों, जुड़ावों का अनंत आकाश था। परिवेश ने कुछ रिश्ते, कुछ नाम गढ़ लिए। बच्चा तो सबसे जुड़ा हुआ है, लेकिन हम उसे सिखाते हैं कि ये हैं, ये हैं, ये हैं। परिवेश ने कुछ रिश्ते, कुछ नाम गढ़ लिए। उसके पास तो ध्वनियों का समंदर था। जो बच्चा आता है, आप ध्यान दीजिए, 1.5-2 साल की उम्र के आसपास जितने तरह की ध्वनियां निकल सकती हैं उतनी तरह निकालता, गूं गां। उसके बाद फिर वही चीज रिपीट करना, नई नई ध्वनि निकालना, अलग अलग से तरह से आवाज निकालना, चिल्लाना। अब वह इतनी ध्वनियां निकालता है, इतने तरह की ध्वनियां निकालता है, उसके पास तो ध्वनियों का समंदर था। लेकिन हम अगल बगल लोगों को जो बोलते देखता है, जो मैचिंग होती हैं, उनको वो भी रिपीट करने लगता है, और उससे वो एक भाषा बोलने लगता है। तो उसके पास तो ध्वनियों का समंदर था। परिवेश ने उसमें से कुछ शब्द, एक भाषा निकाल ली। परिवेश ने उसमें से कुछ शब्द, एक भाषा निकाल दी। तो जहां भी हमें कुछ ना समझ में आए, वहां तुरंत हमें बच्चों से सीखना चाहिए। बच्चों से हम सिखाते हैं वो तो बात की बात है, बहुत सारी और ज्ञान की बातें जो मनुष्य ने एक्सपेरिमेंट्स कर करके और सच्चाई जानी है, वो बाद में बताया जाता है। लेकिन संबंधों का, भावों का, ह्यूमन वैल्यूज का और नेचुरलनेस का, वह सब हम खोते जाते हैं। हम बड़े होते जाते हैं तो वो सहजता, वो नेचुरल एक्सेप्टेंस, वो ह्यूमन वैल्यूज, वह संवेदना, वह सार्वभौमिक जुड़ाव, वह तो कम होता जाता है और ज्ञान बढ़ता जाता है। जबकि हार्मोनी होनी चाहिए इन दोनों में भी, ज्ञान में, विज्ञान में और संवेदना, भावना, जुड़ाव में। यह हार्मोनी बनी रहनी चाहिए जिंदगी में, वो बहुत ज़रूरी है। और उसका
बच्चों से हमें जब मौका मिले तो सीखना चाहिए। तो वो जो मैं टॉलस्टॉय की कहानी बता रहा था कि वो दो बच्चे आपस में लड़ रहे होंगे और लड़ाई होते होते उन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन अपने परिवार वालों को दिया होगा या परिवार वालों ने देखा होगा और परिवार वालों को लगा कि दूसरे दूसरे बच्चे ने इस बच्चे को परेशान किया, इस बच्चे के पेरेंट्स को लगा उस बच्चे को परेशान किया और परिवार वाले आपस में लड़ाई करने लगे। और बच्चे तो आधे एक घंटे लड़ करके और फिर अपना खेलने लगे दोबारा, और परिवार वाले लड़े जा रहे हैं 5-6 घंटे या जितनी देर तक लड़ते रहे। बाद में जब लड़ते लड़ते शायद किसी की निगाह उधर गई कि वो दोनों बच्चे जिसके लड़ाई से हमारी लड़ाई शुरुआत हुई थी वो क्या कर रहे हैं, तो वो कहीं तालाब वालाब या पानी रहा होगा उसके किनारे बैठ करके छपाछप खेल कूद रहे हैं। तो ये है कि अगर हमें कुछ सीखना है तो बच्चों से सीखना है, वहीं से हमको नेचुरल एक्सेप्टेंस की सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है। अब आते हैं जो सिलेबस का अगला है कि डेफिनेटनेस ऑफ इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। डेफिनेटनेस ऑफ इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। जब आपका व्यवहार इथिकल होगा तो उसमें अलग अलग स्थितियों में अलग अलग चीजें नहीं करेंगे आप, वो आपका व्यवहार डेफिनेट होगा। अगर एक तरह की सिचुएशन होगी और उसमें वही इथिकल क्वेश्चन इन्वॉल्व होगा, इथिकल बिहेवियर इन्वॉल्व होगा, तो आपका जो उत्तर होगा या जो व्यवहार होगा वो वही होगा। जब हम अनइथिकल होते हैं तो अलग अलग सिचुएशन में हमारा व्यवहार अलग अलग हो सकता है। किसी के साथ थोड़ा अत्याचार करेंगे, किसी के साथ ज़्यादा अत्याचार कर देंगे, किसी को कम लूटेंगे, किसी को ज़्यादा लूटेंगे, किसी को कम झूठ बोलेंगे, कहीं ज़्यादा झूठ बोलेंगे, या एक तरह का झूठ बोलेंगे, कहीं दूसरा तरह का बहाना बनाएंगे। लेकिन जहाँ हमारा व्यवहार इथिकल होगा तो डेफिनेट होगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। वो एक्स के साथ भी वही होगा, वाई के साथ भी वही होगा, एक्स परिस्थिति में भी वही होगा, वाई परिस्थिति में भी वही होगा। कोई किसी जाति का हो, कोई किसी धर्म का हो, किसी इस पेड़ों पौधों वनस्पतियों तक के साथ वही होगा। अगर प्रेम का भाव है तो सबके साथ वही होगा, उसमें अंतर नहीं आएगा। जैसे सच एक होता है लेकिन असत्य अनंत तरीके के हो सकते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स से या साइंस से उदाहरण लें तो 2 + 2 = 4। ये जो 4 है ये सत्य है, 2 + 2 = 4, तो सच एक ही रहेगा। लेकिन किसी को असत्य बोलना हो या गलत बोलना हो तो 2 + 2 = 5, 2 + 2 = 6 या 10। इनफाइनाइट असत्य के वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन सत्य एक ही होगा, 2 + 2 = 4। उसी तरह से इथिकल बिहेवियर इस मैथमेटिक्स की तरह से है कि वहां 4 ही रहेगा, हमारा व्यवहार इथिकल ही रहेगा। लेकिन अगर अनइथिकल हो तो एक ही रहेगा, लेकिन अगर अनइथिकल होना है तो इनफाइनाइट वेरिएशंस हो सकते हैं। तो डेफिनेटनेस वह हर जगह एक ही रहेगा, एक ही तरह से रहेगा, और वह संवेदना पर आधारित रहेगा, प्रेम पर आधारित रहेगा, सबके कल्याण के लिए होगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो असत्य अनंत होता है, सत्य एक होता है। उसी तरह से जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, इथिकल कंडक्ट है, वो सत्य की तरह से है। क्योंकि वो संवेदना पर ही आधारित होना है तो वो एक ही रहेगा, उस पे स्थान, व्यक्ति या किसी चीज़ का या परिवेश स्थित किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डेफिनेट है, वही रहेगा। इसको आप जीवन के अनंत उदाहरणों से समझ सकते हैं। अब अगला है बेसिस फॉर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर। बेसिस फॉर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। बड़ी अच्छी बात है कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन
ह्यूमन वैल्यूज़ और एथिक्स को अपने सिलेबस में रखे हुए हैं। अगर हम इसकी क्या बेसिस होना चाहिए, एक तो ह्यूमन एजुकेशन की क्या बेसिस होना चाहिए, और दूसरा दोनों तरह से बेसिस को समझ सकते हैं कि क्यों दिया जाना चाहिए ह्यूमन एजुकेशन, और जो दिया जाना चाहिए वो किस तरह का दिया जाना चाहिए। इस बेसिस को समझने के लिए दोनों एंगल से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर हमें धरती को बचाना है, ह्यूमन वर्ल्ड ऑर्डर लाना है, फ्यूचर जनरेशन्स की देखभाल करनी है कि उनके लिए भी संसाधन बचे रहे, हमारे लिए हवा पानी सांसें बची रहें, पेड़ पौधे वनस्पतियां बची रहें, ये धरती अनंत काल तक बची रहे, तो हमें ह्यूमन वैल्यूज़ अपने में लाना होगा और इसे शिक्षा के द्वारा लाना होगा, शिक्षा में शामिल करना होगा। और सबसे बड़ी बात कि केवल सिलेबस और किताब और कॉपी और एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर तक नहीं रहना होगा, इसे इंटरनलाइज करना होगा, अपने अंदर ले जाना होगा। इसके लिए टीचर्स को भी रोल मॉडल बनना होगा। टीचर्स को और हमें नए ऐसे रोल मॉडल्स बनाने होंगे कि जिनसे बच्चे सीखें, उनको खुशी हो कि हमको इस जैसा बनना है और इनके जैसा ह्यूमन वैल्यूज अपने में लाना है। तो कहीं ना कहीं गहराई में इसको आत्मसात कराना होगा, इंटरनलाइज कराना होगा, इसको किताबों से बाहर ले जाना होगा। लेकिन सबसे पहले सिलेबस में तो लाना होगा। सिलेबस में लाने की ये जो अब शुरुआत हुई है, इसी के लिए मैं बार बार तारीफ करता हूँ यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की भी और इस सिलेबस की भी, कि सिलेबस बहुत अच्छा है। इसी तरह इसे, लेकिन इसे ये तो काफ़ी बड़ी स्टेज आ गई, आप टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, उस समय इसको शामिल किया गया। इसको बचपन में शामिल किया जाना चाहिए और बचपन में इस तरह से शामिल किया जाना चाहिए कि बच्चों में जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उसको बने रहने देना चाहिए, उसको मिटाना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को भी यह ह्यूमन वैल्यूज़ सिखाना पढ़ाना चाहिए कि इस तरह से रहो कि बच्चों पर कुप्रभाव न पड़े आपके रहने से, इनसे। और बच्चों में जो ह्यूमन वैल्यूज हैं नेचुरल, उसको बचाए रखना है। तो कई स्तर पे इसको सोचना होगा ह्यूमन वैल्यूज की एजुकेशन के बारे में, केवल एक यूनिडायरेक्शनल नहीं हो सकता है, तरह तरह से सोचना होगा। तो क्यों करना चाहिए? क्योंकि धरती बची रहे, अच्छी बची रहे, पर्यावरण बचा रहे, प्रकृति बचा रहे, मनुष्य के बीच में प्यार और सौहार्द रहे ताकि लड़ाइयाँ न हों, वर्ल्ड एज ए फैमिली रहे, वसुधैव कुटुंबकम का वो हमारा जो सपना है वो पूरा हो। वह कभी था और भविष्य में फिर होगा। बीच में ये इतनी ज़्यादा ग्रीड और इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ, वर्ल्ड वॉर्स यहाँ तक हो गए, तो उससे मुक्ति हो, उस तरफ जाना हो। इसलिए ह्यूमन वैल्यूज़ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन ह्यूमन वैल्यूज़ का एजुकेशन सिलेबस तक नहीं रहना चाहिए, इंटरनलाइज करना चाहिए। और इसी के लिए मैं वो किताब तो चांद बार बार रिफ़र करता हूँ कि हर बच्चे को वो किताब पढ़नी चाहिए। वो जो टीचर है जापान का, जिसकी एक स्टूडेंट ने अपने टीचर की बायोग्राफी लिखी है, जो सारे समाज के रिजेक्टेड बच्चों को पढ़ाता है, जो दूसरे स्कूलों से निकाल दिया गया शैतानी की वजह से, या जिसको दूसरे स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता, या जो दूसरे स्कूलों में माँ बाप की गरीबी की वजह से नहीं भेजे जा सकते, ये सारे रिजेक्टेड बच्चों को बिना किसी फीस के पढ़ाता है। कभी ट्रेन की डिस्कार्डेड बोगी में, कभी पेड़ के नीचे। लेकिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि उसके स्कूल से निकले हुए सब के सब बच्चे टॉप मोस्ट पोजिशंस पे पहुंचते हैं, जापान की टॉप मोस्ट जगहों पे पहुंचते हैं, फुल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, फुल ऑफ इंथुजियाज्म,
फुल ऑफ होलिस्टिक थिंकिंग। तो वैसा टीचर चाहिए जो ह्यूमन वैल्यूज़ को क्रिएट कर, उसका कंडक्ट ही बच्चों में ह्यूमन वैल्यूज़ क्रिएट कर रहा था। एक और बड़ी बात कि जो भी बहुत ज़्यादा पैसा दे करके शिक्षा पाएगा, उसको हम कुछ भी सिखाएं पढ़ाएं, उसका आचरण फुल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ कैसे होगा। ये सोचिए कि जो 80 लाख 1 करोड़ रुपए दे करके डॉक्टर तैयार हो रहा है, चाहे नंबर 2 में डोनेशन और उसके बाद फीस ढेर सारी, या सब कुछ नंबर 1 में, जो इतना पैसा खर्च करके डॉक्टर बन रहा है, वो पढ़ने के बाद वो गरीबों के लिए काम करने जाएगा? या वो सबसे पहले तो उसे 1 करोड़ रुपए की वो रिकवरी करनी है जल्दी से जल्दी, उसका इंटरेस्ट ही कितना आ जाता है। वह गरीबों की सेवा के लिए नहीं गया है, वह केवल पैसा कमाने की मशीन होने के लिए गया। इसलिए व्यवस्थाओं का यहां रोल आता है। इसमें आगे है ना कि बेसिस फॉर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, और उसके बाद है ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन में हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा करेंगे। अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमनिस्टिक है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया है, आज उसको ह्यूमनिज्म के एंगल से हम लोग एग्जामिन करेंगे। तब यह सवाल और आसानी से आपके समझ में आएगा, आपको इसका आभास होगा कि अगर हमारी व्यवस्था ह्यूमनिस्टिक नहीं है, व्यवस्था में लूट मार है, तो फिर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन कैसे होगा। शायद इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ह्यूमनिज्म पढ़ाया भी जा रहा है, मेडिकल में तो यह सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा। भले ही डॉक्टर्स ओथ जो है वो यही है कि आप गरीबों की सेवा करिए और ये करिए, लेकिन जो 1 करोड़ रुपए दे करके पूरे 4-5 साल में खर्चा कर रहा है, उसके बाद अगर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो 1 करोड़ और, तो वो कहाँ से ह्यूमन वैल्यूज पढ़ाएगा और इथिक्स पढ़ाएगा। वहाँ तो अगर उसने अपना नर्सिंग होम खोला है, तो फिर नर्सिंग होम में जितना खर्चा आया है और अपने पढ़ाई में जो खर्चा आया है, उतना निकालने के लिए, और हर साल जो इंटरेस्ट पे कर रहा है नर्सिंग होम का, या अगर लोन लेकर के उसने पढ़ाई की है तो उसका इंटरेस्ट जितना पे कर रहा है उतना तो उसे निकालना ही है। फिर वो इंटरेस्ट के हिसाब से जितने पेशेंट्स आएंगे उनसे उगाही करेगा, उसके मर्ज से कोई मतलब नहीं है। अगर उसे हर पेशेंट का जितना आ रहे हैं फॉल हो रहा है, सबसे अगर 1.5 लाख 2 लाख नहीं लेगा तो उसका ये खर्चा ही नहीं मीट आउट होगा, तो फिर वो वेंटिलेटर पे भी रखेगा, जितने तरह के खेल हो सकते हैं वो होगा, और वो हो रहा है। इसीलिए डॉक्टर्स की पढ़ाई, अगर हमें समाज में गरीबों को अच्छी शिक्षा देनी है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोलने हैं, और जो हम टैक्सेस दे रहे हैं उन टैक्सेस का इस्तेमाल एजुकेशन पर होना चाहिए। एजुकेशन जितनी ही हम कम रखेंगे कॉस्ट, उतना ही ह्यूमन वैल्यूज उन बच्चों में होंगे। हम लोगों में इतनी ह्यूमन वैल्यूज इसलिए और बची रही कि हमने दर्जा 12 तक 4.5 रुपये महीना फीस दिया था हाई स्कूल इंटर में, और अगर आज 10,000 20,000 रुपये फीस दे रहे हैं तो फिर उन बच्चों की मानसिकता क्या होगी। एजुकेशन कैसे दिया जा रहा है वह इटसेल्फ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर एजुकेशन समाज अपनी जिम्मेदारी के रूप में, व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी के रूप में दे रही है, तो वो बच्चे ह्यूमनिस्टिक निकलेंगे, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। एक्सेप्शंस हर तरह होते हैं, लेकिन अगर इसका उल्टा है, एजुकेशन अगर बहुत महंगी होती जा रही है और गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो ह्यूमनिस्टिक उनको बनाए रखना भविष्य में
बहुत मुश्किल होगा। वो भी एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं। इंस्टीट्यूशंस को वैसे बनाना पड़ेगा और इसमें व्यवस्थाओं का रोल सबसे ज़्यादा है। तो शिक्षा ह्यूमनिस्टिक होनी चाहिए। ह्यूमनिस्टिक केवल सिलेबस से नहीं, टीचर्स के कंडक्ट से, समाज में जो लीडर्स हैं उनके कंडक्ट से। अगर बच्चा ये देखता है कि जो ह्यूमन वैल्यूज से इतर लोग हैं वो बहुत तेजी से फ्लोरिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, और जो ह्यूमन वैल्यूज से भरे हुए लोग हैं वो ह्यूमन वैल्यूज में समाज में पीछे जा रहे हैं, और समाज अगर गलत और सही का भेद नहीं कर रहा है बल्कि गलत लोगों के भी पीछे पीछे घूम रहा है, गलत लोगों की ज़्यादा इज्जत कर रहा है, तो हम कुछ भी पढ़ाएं लिखाएं उसका कोई असर नहीं होता, बहुत कम असर होता है। उसको असर करने के लिए बहुत ज़्यादा तपस्याओं की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा लोगों को तपस्याएं करनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ अभी हम जब ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन पर आ रहे हैं वहाँ पर इस चर्चा को और विस्तार देंगे, लेकिन दोनों एंगल से बेसिस फॉर ह्यूमन एजुकेशन पर हमको सोचना होगा, करना होगा। और ऐसा नहीं है कि ह्यूमन वैल्यूज चाहने वाले लोग कम हों, लेकिन 3% 4% तो हार्ड एंड हैं कि वो ह्यूमन वैल्यूज के लिए काम नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वो इतना ज़्यादा इनह्यूमन या संवेदनशीलता की पराकाष्ठा। 3-4% ऐसे हैं कि वो कुछ भी हो जाए ह्यूमन वैल्यूज नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बीच में जो 90-92% हैं, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, वो फेंसेस पे बैठी हुई है कि अगर कभी स्थिति आई तो ह्यूमन वैल्यूज की तरफ टेंड कर देंगे और कभी अगर स्थिति आई तो दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो उसके लिए उनके लिए ज़्यादा काम करना है। और यही बात किसी क्लास में जितने बच्चे हैं उनमें भी है कि 3-4% तो ऐसे रहेंगे कि हमेशा ह्यूमन रहेंगे, और 3-4% ऐसे रहेंगे कि जो सैडिस्ट या इनह्यूमन या ग्रीड में ही एकदम एक्सट्रीम पे रहेंगे। लेकिन जो बीच का 90% 92% है उन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आते हैं ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन पे। हमारा संविधान ह्यूमनिस्टिक है, संवेदनाओं का स्रोत है, सबके लिए समभाव से काम करने वाला है, सबको गरिमा देने वाला है, सबके बारे में सोचने वाला है। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन ये है कि यह कॉन्स्टिट्यूशन जन जन तक गया ही नहीं। हम लोग तो पिछले 7.5-8 साल से गांव गांव शहर शहर इसी कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा कर रहे हैं, संविधान कथाएं कह रहे हैं। आप 4-5 हजार लोगों से पूछे कितने लोगों ने संविधान पढ़ा है? एक लोगों ने भी, एक आध बहुत मुश्किल से, नहीं तो वो भी नहीं। जो संविधान इस देश के आत्मा है, इस देश की व्यवस्था की आत्मा है, इस देश में के लिए सबसे बड़ा कानून है, और इस देश में वही कानून चल सकते हैं जो संविधान में लिखे हुए हैं। अगर उसको लोगों ने जाना ही नहीं, उसको लोगों ने अपनाया ही नहीं, आत्मसात ही नहीं किया, तो यहाँ लोकतंत्र आया कैसे? संविधान ही तो लोकतंत्र की जननी है। संविधान ने ही तो सत्ता को ब्रिटिश क्वींस से भारत के लोगों को, हम भारत के लोगों को सौंपा है, भारत के लोगों को सशक्त बनाया है, मालिक बनाया है देश का। लेकिन अगर वो जानते ही नहीं कि वो मालिक हैं तो फिर बाकी लोग उसको हड़पे हुए हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो। जहाँ जिसको मौका मिला उसने जनता की शक्ति को, जनता के उसको हड़प लिया, और फिर वही हड़पने वाले सत्ताधीश बने बैठे हैं। मालिक सत्ता जनता के पास है, जो सेवक हैं वो अपने को सत्ताधीश बने बैठे हैं। तो फिर सारा इनह्यूमन गवर्नेंस का, इनह्यूमन व्यवस्था का सूत्रपात हो गया, और सबने छीन लिया जनता से शक्ति। तो छीना झपटी, लोभ, जो जनता की शक्ति है उसे तीनों पालिकाएं हड़पे हुए हैं,
तो इसीलिए यहाँ की व्यवस्था ह्यूमनिस्टिक संविधान होने के बावजूद व्यवस्था इनह्यूमनिस्टिक है, ह्यूमनिज्म के खिलाफ है। और राजेंद्र बाबू ने जब संविधान पास हो रहा था 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और ये बच्चे जो यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के या किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के इस एज ग्रुप के, वे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जन भावना तैयार करने में। तो इन बच्चों से मेरा आग्रह है कि ह्यूमनिज्म को व्यवस्था में लाने की कोशिश भी करें। ह्यूमन एजुकेशन तो आप पा रहे हैं, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन तो पा रहे हैं, लेकिन ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना है उसको जनता तक ले भी जाएं और उस ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ह्यूमनिस्टिक लोग चुने जाएं। राजेंद्र बाबू ने जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, राजेंद्र बाबू ने जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने संविधान पास कराते समय 26 नवंबर 1949 को ये कहा था कि जब तक अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोग चुनकर नहीं आएंगे, ये अच्छा संविधान भी देश को खुशहाल नहीं कर पाएगा। क्योंकि व्यवस्था में प्राण प्रतिष्ठा इन चुने हुए लोगों द्वारा होती है। इस संविधान में भी प्राण प्रतिष्ठा उन चुने हुए लोगों द्वारा होगी जो चुनकर आएंगे, और उनको अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील, यही तो ह्यूमनिस्ट या ह्यूमनिज्म या ह्यूमन वैल्यूज, फुल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज वाले व्यक्ति की परिचय या पहचान है। ऐसे लोग चुने जाएं, ये उन्होंने कहा था। जब तक ऐसे लोग नहीं चुने जाएंगे तो व्यवस्था असंवेदनशील रहेगी, इनह्यूमन रहेगी। इसीलिए इतने ह्यूमनिस्टिक प्रोविजंस के बावजूद जो हमारी व्यवस्थाएं आ रही हैं वो कंप्लीट इनह्यूमन, जो भी करोड़ों अरबों खर्च करके चुनाव जीतेगा, वो जीतने के बाद फिर जिसने जिताया है वोट दे करके उनका ध्यान रखेगा या फिर उस पैसे का कई गुना कमाने में लगा रहेगा। वही बात इंस्टीट्यूशंस में है कि जो डोनेशन दे करके और ढेर खर्च करके पढ़ेगा, फिर वो कितना ह्यूमन रह पाएगा। और वही बात व्यवस्थाओं में है कि जो करोड़ों अरबों खर्च करके चुनाव जीतेगा, वह फिर तो हर जगह पैसा निकालने का, पैसा कमाने का, पैसा लूटने का मौका ही ढूंढता रहेगा। और वही उसी की वजह से क्या क्या नहीं हुए हैं। जो हमारा मेडिकल काउंसिल है, जो मेडिकल कॉलेजेस को अप्रूवल देता है, वहाँ का उसका हेड करोड़ों अरबों के साथ पकड़ा जाता है, क्योंकि हर नए मेडिकल कॉलेज खोलने में करोड़ों रुपए लिए। कहाँ कहाँ नहीं क्या क्या हो रहा है। तो फिर हम ऐसे हालात में ह्यूमन वैल्यूज की उम्मीद कहाँ से करें। और जो चुन रहा है इन लोगों को, अगर उस जनता में ह्यूमन वैल्यूज नहीं आए तो फिर ऐसे लोगों को चुनता रहेगा और ह्यूमन वैल्यूज ऐसे ही खत्म होते रहेंगे। लेकिन जनता के साथ ये है कि इनको चुन करके उसे नुकसान भी हो रहा है, यानी कि वह अपने लाभ या लोभ, कुछ बहुत 2-4% लोग जो गरीब हैं और जो 500 रुपये, 1000 रुपये वोट देने के लिए पाते हैं, या पैसा या शराब या मुर्गा पाते हैं, उसके अलावा जो मेजॉरिटी वोटर्स हैं, वोट देने वालों में 70, 80, 90% ये पैसा और शराब और इस सब के लोभ लालच में नहीं, यह अपने शॉर्ट साइटेडनेस, बहुत थोड़ा सोचना, थोड़ी दूर तक सोचने में है। उनको लगता है कि हम हमारी जाति का या धर्म का या जो जिताऊ है उसको वोट दे करके, या सबके गुण दोष न देख करके विज्ञापन पढ़ सुन करके, अगर मीडिया और अखबारों में खूब ढेर सारा 8-8, 10-10 पन्ने के विज्ञापन आ रहे हैं किसी कैंडिडेट के, किसी पार्टी के, तो उसके आधार पर जब वोट देने लगते हैं, लॉन्ग टर्म में अपनी आंखों से जब नहीं सोचते हैं, तो फिर वहीं गड़बड़ियां शुरू होती हैं। तो अगर
और जब संविधान जान जाते हैं तब भी परिवर्तन आने लगता है। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूं कि जिन जिन गांवों में 3-4 घंटे तक संविधान के बारे में लोग सुनते हैं, जान लेते हैं, उन शहीदों के सपने सुनते हैं कि जो लोग आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी कर रहे थे, उनके क्या सपने थे, क्या सपने रहे होंगे, क्या यही रहा होगा कि लूट मार का खेल हो व्यवस्थाओं में। जब 3-4 घंटे की बातचीत होती तो लोग भर 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 रोने लगते हैं और गांव बदलने लगता है। तो संविधान जानना, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाना आधी बात हुई, लेकिन उस ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन को जन जन तक जाना, ये बात पूरी हुई। और जैसे भगीरथ ने तपस्या किया, गंगा अवतरित हुई, लेकिन पहले वो शंकर की जटाओं में गई, जन जन तक नहीं गई। भगीरथ ने दोबारा तपस्या किया और गंगा को जन जन तक ले गए। उसी तरह से उन 8 लाख शहीदों की तपस्या से, कुर्बानी से, फांसी के फंदे पे झूलने और गोलियां खाने से, सर्वस्व न्यौछावर कर देने से जो लोकतंत्र, संविधान और आज़ादी की गंगा अवतरित हुई, वो जन जन तक अभी आज भी हिंदुस्तान में नहीं गई। इसी की वजह से वो संविधान चूंकि नहीं गया तो ह्यूमनिस्टिक होते हुए भी वह इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। लोग उसके अनुसार चल नहीं पा रहे हैं। उसके अनुसार अगर वोट देना शुरू कर दें, उसके अनुसार अगर वोट व्यवस्थाएं बनाना शुरू कर दें, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके अनुसार सबसे पहले तो अपने को मालिक समझना होगा। संविधान हम भारत के लोगों को मालिक बना रहा है और जिनको हम चुनते हैं वो सेवक हैं। हमको अपना सेवक चुनना है, प्रतिनिधि चुनना है। अगर सेवक या प्रतिनिधि चुनते हैं तो फिर जो सेवा कर रहा है उसको चुनेंगे। लेकिन जब हम मालिक चुनने का भाव है, अपने को प्रजा समझे हुए हैं, प्रजातंत्र माने हुए हैं, तो फिर राजा जैसा आता है, हजारों सैकड़ों गाड़ियों के काफिले से, हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से, और पैसा शराब बांटते हुए, खूब खिलाते पिलाते हुए, भौकाल बनाते हुए और जिताऊ दिखता हुआ, चारों तरफ बड़े बड़े कटआउट और ये सब रैलियां करता हुआ, लाखों लोगों को इकट्ठा करके रैली करता हुआ, जो ये तमाशे में लगेगा, फिर वो राजा जैसा लगेगा। और अगर हम अपने को प्रजा समझते हैं तो उन राजा जैसों को चुनते रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने को मालिक समझते हैं तो फिर सेवक चुनेंगे। और सेवक कैसे चुनेंगे? जो सेवा की भावना से आ रहा हो। कोई 100 गाड़ियों के काफिले के साथ माला पहने हुए आएगा तो हम उसको नौकर रखेंगे? पैराडाइम शिफ्ट होना है, और ये पैराडाइम शिफ्ट होगा जब संविधान लोग जान जाएंगे। तो जो बात ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन में है वही बात ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन में है कि केवल जान लेने, मतलब ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन में तो आत्मसात करने की जरूरत है, और हर जगह ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन दिया भी नहीं जा रहा है। जहां दिया जा रहा है वहां के लिए आत्मसात करने की जरूरत है। उसी तरह से ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर बन गया लेकिन वह जन जन तक नहीं गया और लोगों को आत्मसात नहीं हुआ तो फिर व्यर्थ रह गया, नहीं आएगा ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज पूरे देश में। और हाँ, उम्मीद थी कि धर्मों से आ जाए, लेकिन धर्म तो जोड़ने की जगह पे, संवेदना फैलाने की जगह पे लड़ाने का काम करने लगे हैं। तो वह रोल भी नहीं पूरा हो पा रहा है। इसीलिए जो उस सोर्स से, धार्मिकता के सोर्स से जो ह्यूमन वैल्यूज की उम्मीद थी वह अब नहीं बची है। अब संवेदना के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, इकोलॉजी के द्वारा, धरती के आगे आने वाली समस्याओं के द्वारा, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस के द्वारा, और ह्यूमन रेस पर जो खतरा दिख रहा है उसके द्वारा, उन सब खतरों से ये कॉन्शियसनेस आ रही है आजकल ह्यूमनिज्म के बारे में। अदरवाइज तो हम अपने को पूरी धरती का मास्टर समझे हुए क्या क्या नहीं कर रहे थे। मतलब शिकार कर रहे थे, शिकार खेल था, दूसरे जीव जंतुओं को मारना जा करके वो हमारे लिए खेल था। हमारी कॉन्शियसनेस वहां तक चली गई थी। तो अगर ह्यूमनिज्म आ रहा है तो बहुत सारे इन फैक्टर्स से और लोकतंत्र से भी उम्मीद है, लेकिन लोकतंत्र पहले जमीन पर जाए। तो लोकतंत्र की गंगा को जमीन पर ले जाना होगा, और ये जिम्मेदारी भी आप जैसे बच्चों पर ही है कि जो जिनके हाथ में
भविष्य है और जिनको अच्छा भविष्य का निर्माण करना है। तो इसलिए ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इतना अच्छा है, इसको जन जन तक ले जाना है। अब इस अपने ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ सैलिएंट फीचर्स 56 मिनट हो गए हैं, 3-4 मिनट में बता करके, और आज की ये बातचीत को विराम देंगे, और फिर अगला इशू एक हफ्ते बाद होगा। बीच वाला इशू अभी नहीं हो पाएगा, बाहर रहना होगा मुझे। तो इसमें जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसमें देखिए ह्यूमनिज्म कहाँ कहाँ पर है। और जैसा मैंने कहा कि संविधान ही देश का पहला कानून है, और वही कानून देश में चल सकता है जो इस संविधान में लिखा हो, अन्यथा कोई कानून नहीं चल सकता है। और उसमें भी पहला मूल कर्तव्य, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी, देश का पहला कानून है कि हमें संविधान का पालन करना है, और उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। पालन और आदर के लिए जानना जरूरी है, यानी कि संविधान हर व्यक्ति को जानना है, यह इस देश का कानून है। लेकिन सच्चाई है कि नहीं जानते हैं। अब अगर जान जाएंगे तो अपने आप परिवर्तन होने लगेगा। तो संविधान को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मैं सभी बच्चों से उम्मीद करता हूं कि वो इस ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन को जन जन तक पहुंचाएं। उसी संविधान में फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में आगे है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। समरसता, हार्मोनी और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे सारे लोगों में, कि जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। बताइए, ह्यूमनिज्म की पराकाष्ठा है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। और देखिए, इकोलॉजी, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे, उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। और देखिए, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर, एक्सीलेंस की ओर, हमें सामूहिक गतिविधियों में भी प्रेम और एक्सीलेंस करना है। चाहे वो समाज में रह रहे हो, शिक्षा हो, कहीं भी हो, देश में कोई काम हो, सब मिलजुल करके रहना है, हार्मोनी के साथ रहना है और एक्सेलेंस के साथ रहना, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छूटे। बार बार हार्मोनी, समरसता का जिक्र आ रहा है। सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष बिना हार्मोनी का होगा ही नहीं। और इसी फंडामेंटल ड्यूटीज में पेरेंट्स को, गार्जियंस को बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष ध्यान देना है। ये तो हुआ ह्यूमन फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हर नागरिक को गरिमामय जीवन जीने के लिए हमारे संविधान ने, कि वो ह्यूमन वैल्यूज के साथ जी सके, उसके लाइफ गरिमामय हो। फंडामेंटल जो उसको राइट्स हैं, समता का अधिकार, सारे नागरिक एक जैसे होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार, हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने अपने तरह से जीने के लिए, लेकिन उसके इस स्वतंत्रता से समाज के किसी और व्यक्ति पर या किसी और के जीवन पर या किसी और के शांति और सुरक्षा पर या आवागमन पर प्रभाव ना पड़े। वह है ना, मतलब एक पहली ह्यूमन वैल्यू थी कि योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस। आप हाथ पाँव चलाइए लेकिन मेरी नाक को चोट ना लगे। तो उसी तरह से स्वतंत्रता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, दूसरे की सुविधाओं को देखते हुए। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, जो ह्यूमन वैल्यूज़ के अगेंस्ट शोषण, जैसे बधुआ मजदूर थे या बच्चों को काम पर लगाकर कम मजदूरी देना, वो सब खत्म होना है। हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म की, अपने अपने रास्ते पर, अपनी भाषा को, अपने संस्कृति को बचाने का अधिकार है। और अगर आपके संवैधानिक अधिकारों का क्षरण या हरण होता है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है। ये तो मौलिक अधिकार थे। और राज्य के, ये तो व्यक्तियों के बारे में कि कैसे उन्हें रहना है और क्या अधिकार हैं, और सरकारों को क्या अधिकार है, सरकारों को कैसे काम करना है,
वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, जिसका जो मूल थीम है वो मैंने पहले भी संविधान पर आपके पूरी एक दिन चर्चा ही की थी, लेकिन दो चीज़ें जो फुल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज हैं वो हैं कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे, राज्य को करना है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको मिले। राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि करे। सरकारें इसीलिए बनाई जा रही कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि करें। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए अगर हम शिक्षा महंगी करेंगे, डॉक्टर अपनी इतना पैसा खर्च करके तैयार होंगे, तो फिर वो क्या करेंगे बाद में? लोक कल्याण की अभिवृद्धि कैसे होगी? ये गहराई से सोचना है। और जो 60-70 लाख तो सीमा ही रख दिया है, लेकिन जो करोड़ों अरबों खर्च करके चुनाव जीत करके जा रहा है, वो पैसा कमाने के लिए कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए? तो वहीं गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। इसीलिए इसको राजेंद्र बाबू ने कहा था कि ये सबसे महत्वपूर्ण है चुनाव। अगर चुनाव में अच्छे लोग नहीं चुने गए तो ये संविधान भी खुशहाल नहीं कर पाएगा, लोक कल्याण की अभिवृद्धि नहीं कर पाएगा, ह्यूमन वैल्यूज नहीं ला पाएगा। और दूसरा, राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, डिफरेंसेस इनकम में, और न केवल व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले तथा विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करेगा, सब में खुशहाली लाने की कोशिश करेगा। तो ये दो कोर प्रिंसिपल्स हैं जिन पर सरकारों को, तीनों सरकारों को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और गांव पंचायतों और नगर निकायों को काम करना है। इसके इलेबोरेशंस में 12, 13, 14 सेक्शंस हैं, लेकिन बेसिक सिद्धांत यह है। लेकिन चूंकि गलत लोग चुने जा रहे हैं, गलत आधार पर चुने जा रहे हैं, भले ही वो मुलम्मा जात का, धर्म का ले रहे हों या अलग अलग मुद्दों का ले रहे हों, लेकिन सब के सब करोड़ों अरबों खर्च करके कई गुना कमाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए सारा का सारा सिस्टम इनह्यूमन हो गया है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे ह्यूमनिस्टिक संविधान में लिखा हुआ है कि उसी नीति निर्देशक तत्वों में जब स्पेसिफिक पे गए हैं कि राज्यों को इस तरह से काम करना होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ हाथों में ना जाए, उसका अधिक से अधिक लोगों में वितरण ज़्यादा से ज़्यादा यथासंभव हो। आज हालत ये है कि 1% लोगों के पास 70% से ज़्यादा संसाधन इकट्ठे हो गए हैं, जबकि जब हम आज़ाद हुए थे तो रिवर्स स्थिति थी। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बढ़ता चला गया और गरीब और तमाम चीज़ों से वंचित होता चला गया, जबकि लोकतंत्र है। तो इस ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमें ह्यूमनिस्टिक सोसाइटी बनानी है तो जन जन तक ले भी जाना पड़ेगा। और आगे की चीज़ें, चर्चाएं फिर अगले अंकों में होंगी। आज यहीं पर विदा लेते हैं। और जिस तरह से आप इसको सुन रहे हैं और अच्छा आपको लग रहा है, आप उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो बहुत खुशी की बात है।